नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एसएस न्यूज़ के इस लाइव अंक के अंदर। दोस्तों, बात करेंगे आज एक ऐसे डोमेन की जिस पर अक्सर चर्चा नहीं होती है। एनडीए की बातें होती हैं, इंडिया गठबंधन की बातें होती हैं, एलाइज़ की बातें होती हैं। लेकिन कहीं न कहीं एनडीए का जो एलाइज़ सिस्टम है, वो 2 किस्म से चलता है। एक वो जो फॉर्मल जो एलाइज़ होते हैं, उनके गठबंधन में शामिल किए जाते हैं और एक उनका वो सिस्टम है जहाँ पर उनके कुछ एलाइज़ हैं जो फॉर्मली एनडीए में दाखिल नहीं किए जाते हैं। अ, आज बात करेंगे कोस्टल आप कह सकते हो कि ईस्टर्न कोस्टल बेल्ट की भारत की। उड़ीसा, तेलंगाना हालाँकि कोस्ट पे नहीं है लेकिन थोड़ा-सा अंदर है, आंध्र का हिस्सा था, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगर हम इनकी भौगोलिक लोकेशन देखें, तो तेलंगाना को छोड़ दें तो बाकी सभी क्या कहते हैं कि समुद्री तट से लगे हुए बंगाल की खाड़ी में हैं। उड़ीसा के अंदर 21 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें कुल मिला के जो प्रभुत्व है वो बीजेडी का है, नवीन पटनायक का है और उसके बाद नंबर 2 की पोज़ीशन में बीजेपी है और शायद 1 सीट कांग्रेस की है वहाँ पर पिछले चुनाव के अंदर। तेलंगाना के अंदर स्थितियाँ काफ़ी बदली हैं पिछले चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव के अंदर, 17 सीटें हैं वहाँ पर लोकसभा की और उस 17 में से बीजेपी के पास 4 सीटें थी और 19% उनके वोट थे तेलंगाना में। कांग्रेस के वोट 29% थे लेकिन सीटें 3 थी, तो ये एक किस्म का लोगों को आश्चर्य होगा कि ऐसे कैसे हुआ? लेकिन बीजेपी के जो वोट्स थे कॉन्सन्ट्रेटेड थे आदिलाबाद, निज़ामाबाद, करीमनगर, महबूबनगर और साथ में साइबराबाद जो कि हैदराबाद का हिस्सा है। अगर हम आंध्र प्रदेश में आते हैं तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है। वहाँ पे उनका जो वोट परसेंटेज था पिछली बार 0.98% या 1% कह सकते हैं। सारे के सारे जो उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मोस्टली कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जिसमें श्रीकाकुलम है, विजयनगरम है, विशाखापट्टनम है, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है। थोड़ा-सा लेफ्ट में आ जाओ तो सत्य श्री साई नगर है, कुरनूल है, चित्तूर है। चित्तूर को भी तोड़ दिया गया है 2-3 हिस्सों के अंदर और यहाँ 25 सीटें हैं। 25 सीटों में से 22 सीटें वाईएसआर कांग्रेस और 3 सीटें टीडीपी की। हालाँकि दोनों के वोट परसेंटेज में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 8% का है। यानी कि 40% टीडीपी और करीब 48% वाईएसआर कांग्रेस। ये बताना भी ज़रूरी है कि वाईएसआर कांग्रेस का सारा वोट बैंक ओरिजिनली कांग्रेस का वोट बैंक है। यहाँ पे इस बात को इंगित करना बहुत ज़रूरी है। और वाईएसआर की बहन यानी कि शर्मिला, जो अब कांग्रेस की मेंबर हैं, आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। एक्चुअली जब जगन मोहन रेड्डी 1 साल से ऊपर जेल में बंद थे, तो पूरी की पूरी वाईएसआर कांग्रेस को सँभालने वाली 2 लेडी थीं। एक जगन की बहन शर्मिला और एक इनकी माता विजयलक्ष्मी। इन दोनों ने प्रचार-प्रसार करके फुट सोल्जर बन के वाईएसआर कांग्रेस का प्रचार-प्रसार किया था आंध्र में। तो अब ये कांग्रेस में आई हैं, तो जगन मोहन रेड्डी के लिए एक बड़ी चुनौती है। मैंने अपने कुछ कार्यक्रमों में कहा है 3 मैंने एपिसोड करीब 10 दिन के अंदर-अंदर आंध्रा पे किए हैं, जिसमें मैंने कहा है कि आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर जगन मोहन रेड्डी इस बार ना जीत पाएँ, क्योंकि विधानसभा, लोकसभा के चुनाव साथ में हैं और इस बार आप एक नए चीफ मिनिस्टर को वहाँ पर देखेंगे। वो नया चीफ मिनिस्टर कौन होगा? मैं आपको अभी से बता दूँ, पॉसिबिलिटी है, वो है चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआर कांग्रेस के हारने के पूरे-पूरे चांस हैं। तमिलनाडु के अंदर स्थिति डीएमके की, स्टालिन की बहुत मजबूत है। अम्मा के जाने के बाद वहाँ पर अन्ना डीएमके जो है एक तरह से अनाथ सी हो गई है। उसका बेस तो काफ़ी अभी है, लेकिन अब उसमें उतनी शक्ति नहीं बची है। दूसरा वहाँ पे बीजेपी के लिए एक झटका ये लगा है कि उनके जो चीफ हैं, अन्नामलाई जो फॉर्मर आईपीएस अफ़सर हैं, उन्होंने नौकरी छोड़कर जॉइन किया था बीजेपी, वो उसकी कमान सँभाल रहे हैं, एग्रेसिव हैं, पॉपुलर हैं, लेकिन बीजेपी का वोट बैंक कुल मिला के तमिलनाडु में 3.6% है, 3.3 3.6%। तो आंध्र प्रदेश हो या तमिलनाडु हो या फिर तेलंगाना हो या इसके साथ अगर कहा जाए केरला, जहाँ पर 13% वोट है बीजेपी की, सीट कभी भी एक भी नहीं मिली है। तो एक किस्म से कहा जा सकता है कि ये स्थितियाँ वहाँ की उभर रही हैं। बहुत कुछ ऐसा चांस बन रहा है इस बार, जिसको हम ये कह सकते हैं कि अ, इंडिकेशंस हैं लोकसभा के लिए कि नरेंद्र मोदी तमिलनाडु से चुनाव लड़ सकते हैं। मैं सीट भी बता सकता हूँ, कन्याकुमारी सीट। कन्याकुमारी सीट बीजेपी एक बार तमिलनाडु से जीत चुकी है, जब वो अन्ना डीएमके का गठबंधन का सदस्य थे, खास तौर से जब अम्मा जिंदा थी, यानी कि जयललिता, अम्मा का मतलब जयललिता है।
अब यहाँ पर एक स्थितियाँ ये है कि एडीएमके ने अपना जो गठजोड़ था बीजेपी के साथ तमिलनाडु में तोड़ दिया है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हुई थी अन्नामलाई के द्वारा जो उनको पसंद नहीं हुई थी और उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था रामास्वामी को, पेरियार को और साथ में ही अम्मा को, और अम्मा के जो भक्त हैं वहाँ पर वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। हाँ, लेकिन एडीएमके ने एक बात कही है कि लोकसभा के चुनाव में भले ही हम गठबंधन में ना सही, लेकिन बाद में अगर हमारे पास कुछ सीटें आती हैं तो हम एनडीए को सहयोग करेंगे केंद्र में जाके, ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है। इसका मतलब कुछ साथी ऐसे हैं इनके जो आपके साथ हैं इस समय, जिनमें नवीन पटनायक हैं, जिसमें तेलंगाना से केसीआर हैं, जिसके अंदर जगनमोहन रेड्डी हैं, उसके बाद तमिलनाडु में खास तौर से एडीएमके है। तो ये स्ट्रॉन्ग सारे के सारे एलाइज़ हैं, अभी एनडीए के साथ ही नहीं है, लेकिन लोकसभा, राज्यसभा में जब-जब वोटिंग होती है, ये इनको स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। मैं स्वागत करूँगा अपने मेहमानों का जो हमारे साथ हैं आज। अरुण कुमार शर्मा जी दिल्ली से स्वागत है आपका। सुजाता पाल कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन अभी तेलंगाना में हैं, वैसे उत्तराखंड से हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैडम। पटना से हेमंत कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत और इलाहाबाद से सुनील शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजाता जी आपके पास ही आता हूँ आज। आप तेलंगाना में हैं और आप वहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं, वहाँ पे सारे काम-काज सँभाल रहे हैं, रेवंत रेड्डी हैं वहाँ पर हैं। अ, मैंने परसों एक कांग्रेस के बड़े नेता से बात की, नाम नहीं बता सकता मैं। मैंने उनसे कहा कि कांग्रेस को सीखने की ज़रूरत है, तो बोलता है किससे? मैंने कहा अपने साउथ इंडिया के। तो मुस्कुराते हैं, कहता है हाँ, ये बात सही है। मैंने मैनेजमेंट किसे कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को कैसे मैनेज करते हैं? ग्रास रूट पे लोगों से कैसे मिलते हैं? पकड़ को कैसे मजबूत करते हैं? तो ये आप डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, रेवंत रेड्डी से सीख सकते हो। तो बोलते हैं शायद आपकी बात सही है। मैंने कहा आपकी जो साउथ कांग्रेस है, ये डिस्टिंक्टली एक आइलैंड की तरह बिहेव करती है। ये बाकी कांग्रेस की तरह जो जिसे मैं ओपन शब्द में कहूँ सामंतवादी जिस ढंग से वो बिहेव करती है, दक्षिण की कांग्रेस सामंतवादी बिहेव नहीं कर रही है, मैं आपको बताऊँ। तो कहीं न कहीं उसको मॉडर्न मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में उत्तर भारत की कांग्रेस को या पश्चिम भारत की कांग्रेस को सीखने की ज़रूरत है कि साउथ इंडिया एक तो एक्चुअली साउथ इंडिया की कल्चर भी अलग है पूरी की पूरी, तो वो वहाँ का उसका रूट्स का असर भी आता है, डीएनए का असर भी आता है, दैट साउथ इंडियाज़ कांग्रेस इज़ बिहेविंग as a different Congress, not as a other part of the Congress in the country. सुजाता पवार जी। देखिए, आपका ये विश्लेषण हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी आज क्योंकि दक्षिण में जिस तरीके से अपने आप को मजबूत करते हुए दिखाई दे रही है, तो निश्चित तौर पर ये सवाल उठेंगे और इन इस एनालिसिस का भी स्वागत है, क्योंकि ये हमें मजबूत होने में मदद करता है। अब अगर मैं बात करूं तेलंगाना से शुरुआत करूं, क्योंकि तेलंगाना में हूं, तो ये जरूर कहूंगी कि जो जनता से जुड़ाव है हमारे मुख्यमंत्री जी का, वो मैंने देखा। और जिस तरीके से देखिए उनकी सरकार को बने हुए कुछ ही दिन हुए हैं, 9 दिसंबर 2023, और आज अगर आप देखें तो 2 महीने भी नहीं हुए, लेकिन उन्होंने जो वादे किए हैं उनको धरातल पर उतारना भी शुरू कर दिया है। हाँ, उनका जमीनी तौर पर बहुत ही मजबूत है उनकी पकड़। और मैं अभी कुछ दिन पहले आदिलाबाद गई थी, जहां उन्होंने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए अपना पहली जनसभा करी, और वहां पर ये देखकर मन को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि एक राजनीतिज्ञ के नाते आप बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन एक नागरिक के नाते, एक इंसान के नाते आपको जो देखने को मिलता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने विधानसभा चुनावों की का जो कैंपेन है वो भी आदिलाबाद से शुरू किया था, और उन्होंने वादा किया था आदिलाबाद के लोगों को कि वहीं से शुरुआत करेंगे। वो भी किया उन्होंने। जो गारंटीज हैं वो पूरी कर रहे हैं। 2 गारंटीज धरातल पे उतर चुकी है, 2 गारंटीज और इस महीने के आखिर तक लोगों तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी। रायतू भरोसा, और किसानों के हित में होगा रायतू भरोसा, जिसमें उनके अकाउंट में पैसा आना है। उसके बाद मैं यहाँ पे और थोड़ा-सा कुछ समय इंटरप्ट में। करके लोगों को बता दूँ कि आदिलाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है, वो 3 साइड से नॉर्दर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड में महाराष्ट्र से घिरा हुआ है, तो वहाँ पर महाराष्ट्र का इम्पैक्ट काफ़ी है आदिलाबाद के अंदर और ये बीजेपी की सीट थी लोकसभा चुनाव में पिछली बार। जी। जी, बिल्कुल। और अभी भी उनकी पकड़ वहाँ पे है, ऐसा नहीं है कि नहीं है भाजपा की, लेकिन फिर भी जो वादा किया है जनता के प्रति,
वो जो एक मतलब होता है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी निभानी है, वो भी करके दिखाया मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी ने। और आपको बता दूं कि जो सबसे पुराना मंदिर है यहाँ पे आदिवासियों का, नागोबा मंदिर, और मैं बहुत अच्छा दर्शन भी कर पाई वहां पर। उसको उन्होंने वादा किया था कि उस मंदिर को बनाएंगे, और आपको बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि रेवंत रेड्डी जी ने उस पूरे मंदिर को इन 2 महीनों में बहुत सुंदर मंदिर का रूप दिया है। मंदिर तो था ही, मगर उसको जो एक स्ट्रक्चर होता है चारों तरफ जो बनाकर, वो किया है। जो वहां पर हमारे आदिवासी लोगों के भले के लिए बहुत कुछ और कार्यक्रम है, वो भी उन्होंने किया था। और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो जिस तरीके से उन्होंने, जब वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उनके लिए जो लोगों का प्यार था वो देखते बनता था। यानी कि जमीनी तौर पर वो लोगों से जुड़े हुए हैं। आदिलाबाद से उन्होंने शुरुआत करी है, इसका मतलब है कि आदिलाबाद को हम बहुत मजबूती से अब की बार लड़ने वाले हैं। आप भले ही इसको कह लीजिए कि महाराष्ट्र की तरफ से है और उनका इम्पैक्ट है, लेकिन आप समझ लीजिए कि बस ये कांग्रेस पार्टी को ये सीट पक्का आ रही है। 17 में से 17 सीटों पर हम काम कर रहे हैं। उधर अगर डीके शिव कुमार जी की बात करें तो आपने देखा है कि जो गारंटीज है उनके बारे में खबरें बहुत फैलाई जाती है उत्तर भारत में, और उत्तर भारतीयों का, जैसे आपने कहा कि ये आइडिया नहीं है कि कौन सा राज्य कहाँ पे है, इसलिए उनको जो कह दिया जाता है वो मान देते हैं। और भाजपा का ये चाल चरित्र चेहरा, यही उनकी संस्कृति है। लेकिन डीके शिव कुमार जी और सिद्धारमैया जी जो मुख्यमंत्री हैं, जिस तरीके से वहां आज भी काम कर रहे हैं, जिस तरह से धरातल पे उतरे हुए हैं, जो ध्रुवीकरण की राजनीति मोदी जी ने करने की कोशिश करी थी, उसका कोई असर वहां नहीं है। और वहां की ज्यादातर सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी के खाते में आने वाली है। अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता मैंने हर गांव में देखा है। वहां पर कुछ महीने पहले मैं गई थी और मैंने देखा कि आपको जो गांव है वहां पर भी कांग्रेस का झंडा लिए एक कोई ना कोई व्यक्ति आपको मिल ही जाएगा, जो आपको बताएगा कि और कितने कांग्रेसी वहां पे है। तो हमें अपने संगठन को मजबूत करना है वहां पर, और साथ में हमारे डीएमके है, तो हमें वहां पर भी बहुत मजबूती से हम सीटों को लेके आएंगे। गठबंधन इंडिया अलायंस वहां पे बहुत मजबूती से काम करेगा। उसी तरह से अगर आप मेरी केरला मेरी की भी। चिंताएं मेरी चिंताएं दो राज्यों से निकल रही। केरला में तो 20 की 20 सीटें आपकी हैं, लेफ्ट जीतेगा तो भी आपका, यूडीएफ जीते तो भी बिल्कुल। आपका, उसको छोड़ दीजिए। मेरी चिंता उड़ीसा से निकलती है और आंध्र से निकलती है। उड़ीसा में नवीन पटनायक और बीजेपी के पास 20 सीटें हैं, आपके पास 1 सीट जी। है, और वहां पे जी। आपका ऑर्गेनाइजेशन नाम की कोई चीज नहीं है। और मैंने कहा था पहले एक प्रोग्राम में, 3 दिसंबर के बाद ये सारे के सारे जो नेता, चाहे बघेल हो, क्या गहलोत हो, क्या दिग्विजय हो, कमलनाथ हो, सब खाली बैठे कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा था जाके स्वैम्प करो पूरे उड़ीसा को, जाके पूरा का पूरा। नोबडी हैज गॉन देयर, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। और आंध्रा नहीं की नहीं 25 सीटें थी, वहां भी प्रयत्न नहीं हो रहे हैं। एक नहीं नहीं शर्मिला नहीं, को छोड़ दो, बाकी नहीं हो रहा है वहां पर। मैं आपको बता रही हूँ। अगर मैं पूरा साउथ की बात कर रही हूँ, तो आंध्र के बारे में आपने बात करी है, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो शर्मिला जी के आने से हमारे जो कैडर्स हैं उस उनमें भी बहुत मजबूती आई। और मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पे आज मैं बैठी हूँ, ये गांधी भवन के पीछे इंदिरा भवन है। ये आंध्र प्रदेश के कांग्रेस का भवन है। और शर्मिला जी ने अभी चार्ज लिया है, और आप यकीन मानिए कि वो किस तरह से काम कर रही होंगी, कि उनके लोग हमारे यहाँ आकर यहाँ पूरा देख के गए हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग उनके लिए है, ये उनकी बिल्डिंग है दरअसल। तो जिस तरीके से वहाँ कैडर्स में भी एक ऊर्जा भर गई है, जैसे हमारे कार्यकर्ता इस वक्त काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जगन मोहन रेड्डी जी को अगर किसी से खतरा है आज, तो वो कांग्रेस पार्टी से है, क्योंकि शर्मिला जी वहां धरातल पर काम कर रही हैं। और ऐसा नहीं है कि वो आज कर रही हैं, वो पहले से धरातल से जुड़ी हुई रही हैं। और आपने खुद बताया कि उनकी और उनकी माताजी किस तरह से जमीन से जुड़कर कार्य करती रही। आज वो कांग्रेस पार्टी में है, और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश करी जा रही है। उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में आपको बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, उनकी एक जो बहुत बड़ी मीटिंग है वो कर चुके हैं, और उसमें जिस तरह की भीड़ उमड़ी है, वो भी बताता है कि
ओडिशा में भी कांग्रेस का कार्यकर्ता आज जो है बाहर निकल के आया है और वो चाहते हैं कि वहां कार्य करे। और वहां पे देखिए भारतीय जनता पार्टी ज्यादा कुछ करने वाली है नहीं, क्योंकि वो बीजेडी को छेड़ना भी नहीं चाहेगी। लेकिन बीजेडी के खिलाफ कौन खड़ा है? बीजेडी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। वहां पे डॉक्टर अजय कुमार इंचार्ज हैं और वो धरातल से जुड़ के काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम एआईसीसी की भी वहां पहुंच चुकी है। पीसीसी के साथ मिलके कार्य किया जा रहा है और पीसीसी के जरिए ही कार्य किया जाता है, क्योंकि असली कार्यकर्ता जो है वो पीसीसी का होता है। तो धरातल से जुड़े हुए होने के कारण ही इतनी भीड़ जो है कार्यकर्ताओं की, और ये कोई आम पब्लिक की भीड़ नहीं थी, ये बूथ लेवल के कार्यकर्ता की जो संख्या थी वो हमने देखी थी उन खड़गे जी की मीटिंग में। इसलिए मेरा मानना है कि बहुत मजबूती से वहां काम करें। आखिरी बात एक जरूर मैं तेलंगाना के बारे में कहूंगी कि यहाँ पे बीआरएस बिल्कुल खत्म है। लोकसभा चुनाव के लिए वो कहीं नजर नहीं आएगी। ये पैक्ट है इनका बीजेपी के साथ, क्योंकि जब विधानसभा के चुनाव थे तो बीजेपी पीछे हट गई थी और क्योंकि उन्हें पता था वोट कटेंगे और कांग्रेस पार्टी जीत ही रही है, और इसी कारण से उनके और कम सीट्स हो सकती थी। इसी कारण से बीजेपी जो है वो पीछे हट गई थी। अब बीजेपी सामने आने की कोशिश कर रही है और बीआरएस उनकी बी टीम के तहत काम कर रही है, एमआईएम उनकी सी टीम के तहत काम कर रही है। दोनों जो हैं यहाँ पर अब केवल वोट कटर के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। और इसका एक मैं आपको उदाहरण, क्या ये तो मतलब फैक्ट है, साक्षात फैक्ट है। क्योंकि एमआईएम को देखें तो यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हो या पार्लियामेंट के चुनाव हो, कितनी सीटों पे लड़ते भाई? यहाँ पे इतनी सीटें हैं तो 7 सीटों पे क्यों लड़े वो? और जाते हैं जब उत्तर प्रदेश में तो हर जगह पर वो अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं ताकि माइनॉरिटी वोट का बाइफर्केशन हो। और ये भारतीय जनता पार्टी का प्लान रहते हैं। वो जाते हैं बिहार में, वहां पर भी वो कितनी सीटों पे लड़ते हैं, 100 सीटों पे पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वोट कटिंग करने का काम है और ये काम उन्हें भाजपा ने दिया है। तो अब बी और सी टीम को जनता पहचान चुकी है, क्योंकि तेलंगाना में भी हमें मेहनत करने की जरूरत है। और जो हैदराबाद की सीट हो या इनके जितने भी गढ़ जहां पे इनको वोट मिलते रहे हैं, उन वोटों को खत्म करने की बहुत मतलब कोशिश भी करी जाएगी और जरूरत भी है, क्योंकि जनता ये चाहती है और वो दुखी हो चुके हैं। क्योंकि हैदराबाद जहां पे मैं बैठी हूँ, ओल्ड सिटी में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, केवल इसलिए क्योंकि ओवैसी सी टीम के तौर पर काम कर रही है भाजपा की। खुद तो वो कितने माला माल हो गए, लेकिन जनता जो है वो अब त्राही त्राही कर रही है कि हमारा क्या, हमारे लिए भी कार्य करिए। जी जी, आपने बिंदु तो उठाए हैं, लेकिन शायद कुछ बिंदु मिसिंग है, मैं उस पर बाद में आऊंगा दूसरे राउंड में। मैं आता हूं हेमंत कुमार जी आपके पास। चर्चा चूंकि